नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दिल्ली में एक अहम बैठक, जिसको प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है आरएसएस की, 4 से 6 जुलाई तक। इस मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो नया अध्यक्ष है, उस नाम को लेकर कोई नाम फाइनल हो सकता है। अब इसके पहले क्या-क्या खबरें आई हैं और जो मीडिया में प्लान कराई गई कि बीजेपी के 2 चॉइसेस थे, एक धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा भूपेंद्र यादव, जो कि आरएसएस के बहुत करीबी माने जाते हैं और जिनको बीजेपी चाहती है कि दोनों में से कोई भी एक बीजेपी का अध्यक्ष बने। लेकिन आरएसएस के सूत्र ये कहते हैं कि उनको इन दोनों नामों से ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि ये दो नाम ऐसे हैं जो कि मोदी जी के रबर स्टैंप होंगे और आरएसएस नहीं चाहता कोई रबर स्टैंप बने बीजेपी का अध्यक्ष। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस कतई नहीं चाहता कि मोदी जी 2029 में प्रधानमंत्री बने। और इसी के चलते जो ये डिलीट बटन दबाने का प्रोसेस है या एग्जिट बटन दबाने का प्रोसेस है, आरएसएस ने इसको शुरू कर दिया है। लेकिन ये बटन कितना सफल हो पाएगा दबाने के बाद, आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो प्रांत प्रचारकों की बैठक है, इससे क्या कुछ निकल कर आ सकता है। क्या बीजेपी को वाकई में अपना नया अध्यक्ष मिल पाएगा और क्या 2029 की लड़ाई के लिए बीजेपी का कौन होगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर क्या कुछ फैसले इसी मीटिंग में तय हो पाएंगे। आज हमारे साथ विवेक देशपांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि ये जो प्रांत प्रचारकों की दिल्ली में जो बैठक चल रही है, 2 से 3 दिन की बैठक है, 4 से 6 जुलाई बताया जा रहा है, तो ये कितनी अहम बैठक है इन अहम फैसलों को लेकर? जी नीलू, मुझे पता नहीं कि ये जो प्रांत प्रचारक की बैठक है, क्या वो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन हो उसके ऊपर चर्चा कर रही है। लेकिन अगर अंदर खाने कुछ चल रहा हो तो पता नहीं। जनरली आरएसएस इस तरह की, जब उनकी आरएसएस की बैठकें होती है तो उसमें वो कभी इस बात को जाहिर नहीं करती कि अंदर कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी हो रहा है, पॉलिटिकल चर्चा भी हो रही है। अगर हो भी रही होगी तो वो शायद उसको बाहर नहीं आने देती। लेकिन हो सकता है, क्योंकि अभी भाजपा के अध्यक्ष के चुनाव पद को लेकर जो रस्साकसी चल रही है आरएसएस और बीजेपी के बीच में, तो बिल्कुल हो सकता है कि उसके ऊपर चर्चा हुई हो और उसके बारे में कुछ ठोस एक बात रखने की स्थिति में भी आरएसएस पहुंच गया हो कि अभी बहुत सालों के बाद अब पहली बार शायद आरएसएस इस बात पर जोर दे रहा है कि आने वाला अध्यक्ष जो है वो हमारे मन का होगा। क्योंकि अभी तक जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले जब 2009-10 में उन्होंने गडकरी जी को अध्यक्ष बनाया था आरएसएस ने, तो किस तरह से उनको बीजेपी के अंदर के इंट्रिग्स ने ही बाहर कर दिया था। और नए अध्यक्ष फिर राजनाथ सिंह बने और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी जोड़ी ने जो जिसको मुकर्रर किया उसी को अध्यक्ष बनाया गया। तो नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने के बाद से और उसको बीजेपी की तरफ से फेल कर दिए जाने के बाद से आरएसएस अभी तक इंतजार इस बात का कर रहा है कि अध्यक्ष उसके मन का हो। और अभी शायद ये मौका आरएसएस ने साधा है और शायद अभी वो अपनी बात को बहुत जोर शोरों से रख के अध्यक्ष अपने मन का ही बीजेपी से चुनवाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरह से आरएसएस ने मोदी सरकार को एक झटका दिया है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अभी इस स्थिति में है कि आरएसएस को अब की बार अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आरएसएस के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ हो और आरएसएस की बात को नकार दिया जाए, उस स्थिति में बीजेपी नहीं है। इसीलिए अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो पिछले 1 साल से जिस तरह से लिंगर हो रहा है, जिस तरह से वो हैंगिंग इन फायर जिसको कहते हैं, उस तरह से हैंगिंग फायर जिसको कहते हैं, उस तरह से लटका हुआ है वो मुद्दा। वो अभी आरएसएस के मन से ही अध्यक्ष पद का चुनाव होकर खत्म होगा, ऐसा आज तो दिख रहा है नीलू। आपको क्या लग रहा है कि अब मोदी जी 75 वर्ष के हो भी जाएंगे इस सितंबर में, तो क्या इन सब बातों को लेकर भी गहन चिंतन करेगा और जो रस्साकशी है आरएसएस और
मोदी जी के बीच में ये काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन क्या वाकई में इसको लेकर कोई डिसीजंस हो पाएंगे, या आपको लगता है कि ये डिसीजंस इतने आसान नहीं है? हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद हो, बिहार चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, और यूपी है, तमिलनाडु, केरला, इन सब राज्यों में चुनाव है। तो आपको लग रहा है, या फिर ये इसी तरीके से बैठकों का दौर जारी रहेगा लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा? और साफ बात तो ये दिख रही है कि मोदी जी सत्ता से हटना नहीं चाह रहे, जितना ही आरएसएस उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल ये होगा कि आरएसएस मोदी जी को 2029 के बाद 29 के चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर नहीं आएंगे, ये बात तय है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये बीजेपी की और आरएसएस की जरूरत बन गए हैं, तो उतनी ही जरूरत आरएसएस भी है नरेंद्र मोदी की, इस बात को भी समझना जरूरी इसलिए है कि अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात को ताक पर रख देते हैं या फिर आरएसएस की बात को नहीं मानते और अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हैं, तो 2029 में ये भी हो सकता है कि उनका भी नुकसान हो, और उनका नुकसान अगर होगा तो ये हो सकता है आरएसएस का भी नुकसान हो। मतलब सत्ता से बाहर बीजेपी चली जाए तो उसमें आरएसएस का भी नुकसान है, लेकिन मोदी जी का भी नुकसान है, क्योंकि अगर बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो उस समय नरेंद्र मोदी जो है उनकी तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी। वो अगर सत्ता से बाहर हो जाता है, आरएसएस उनको सत्ता से बाहर कर देता है, तो आने वाली जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ जाएगी, और नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहेंगे। नरेंद्र मोदी आने वाली जो उनकी जिंदगी है, आगे की जो जिंदगी है, उसमें इम्यूनिटी चाहेंगे। अगर इम्यूनिटी चाहते हैं तो सत्ता तो 30 साल भोग ली है उन्होंने, तो अकलमंदी इसी में है कि आरएसएस की बात को मानकर 2029 में वो प्रधानमंत्री पद के रेस से बाहर हो जाए, किसी और को मौका दे, ताकि आने वाला उनका जो समय है वो इम्यूनिटी में कटे। वो किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि दूसरे किसी पार्टी की सरकार आए और उसके बाद फिर मोदी जी के जो हाल होंगे वो मोदी जी जानते हैं। इसलिए आरएसएस की उनको उतनी जरूरत है जितनी आरएसएस को शायद मोदी जी की अभी तक थी। अभी इसके बाद से मतलब मोदी जी का जो ब्रांड वैल्यू है वो कम हो गया है, और उस तरह से अभी मुझे नहीं लगता कि आरएसएस को मोदी जी की जरूरत है जितनी उनको पहले थी। तो अभी आरएसएस अपनी बात रखने की स्थिति में आ गया है, और वो इस मौके को कभी खोना नहीं चाहेगा। न केवल अध्यक्ष पद, लेकिन प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार आरएसएस जो है वो 2029 में अपने मन से तय करेगा। उस स्थिति में आरएसएस आ गया है। ऐसा अभी आज का चित्र ये है। आने वाले समय में क्या होगा ये बता नहीं सकते, किस तरह से चित्र बदलेगा या नहीं ये बता नहीं सकते, लेकिन आज तो ये स्थिति है कि आरएसएस अध्यक्ष पद भी अपने मन का व्यक्ति जो है वो चाहता है, और प्रधानमंत्री के पद पर भी 2029 में वो अपने ही मन का कोई व्यक्ति चाहेगा। इस स्थिति में आरएसएस आज तो है नीलू। विवेक, देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा अक्सर दिल्ली के सर्कल्स में भी होती है, महाराष्ट्र के सर्कल्स में भी होती है कि भाई उनमें वो सारी खूबियां हैं जिससे कि वो बीजेपी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के दावेदारी में भी आ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या सुगबुगाहट है नागपुर में और महाराष्ट्र में? दिलो, देखिए आरएसएस को जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तो हम 1999 की बात करेंगे, वहां से शुरू होता है बीजेपी की सत्ता का खेल। 1999 से 2004, और उसके बाद फिर 10 साल का एक गैप रहा जिसमें यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और फिर 2014 से अभी तक, यानी पिछले लगभग ये 2029 तक बीजेपी की सरकार तो रहेगी, मोदी सरकार रहेगी। ये 15 साल और वो 6 साल अडवाणी वाजपेयी वाले, तो कुल मिलाकर 21 सालों में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि आरएसएस अपने मन से कोई प्रधानमंत्री चुन पाया हो। वाजपेयी भी एक डिफॉल्ट कैंडिडेट थे, और जिस तरह से वाजपेयी और अडवाणी की सरकार पर आरएसएस और आरएसएस की संलग्न संस्थाएं जो हमलावर हुई थी, उससे स्पष्ट था कि वो अडवाणी वाजपेयी की लीडरशिप को नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 2010 में अपने मन का एक अध्यक्ष भेजा था, नितिन गडकरी, जिसको वो आगे जाकर प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते थे, लेकिन उस प्लान को भी बीजेपी के अंदर से फाइल कर दिया गया। और फिर किस तरह से टर्न ऑफ इवेंट हुआ, वो पूर्ति ग्रुप का जो तथाकथित स्कैंडल सामने लाया गया, वो भी बीजेपी के अंदर से ही इंट्रीज हुए, ये सबको पता है। और
फिर अडवाणी जी बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, नरेंद्र मोदी ने उनको अपस्टेज कर दिया, नरेंद्र मोदी बन गए। तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस का चॉइस नहीं थे, ये बात स्पष्ट है। ये बात ठीक है कि उसके बाद उन्होंने आरएसएस का एजेंडा चलाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो आरएसएस का एजेंडा नहीं चलाते हैं तो उनका सत्ता में बने रहना मुश्किल था। क्योंकि आरएसएस का एक सपोर्ट सिस्टम तो है ही, इकोसिस्टम है, जिसके चलते आप सत्ता में आ सकते हैं और सत्ता में ठहर भी सकते हैं। विदाउट आरएसएस इकोसिस्टम आप सत्ता में आ भी नहीं सकते और सत्ता में रुक भी नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी को पता था, इसलिए उन्होंने आरएसएस का एजेंडा, और वो खुद भी आरएसएस के एजेंडा पे चलने वाले एक व्यक्ति थे ही। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि आरएसएस को अभी तक अपने मन का न अध्यक्ष वो चुन पाए, न अपने मन का वो प्रधानमंत्री चुन पाए। इसलिए 2029 में आरएसएस इस मौके को खोना नहीं चाहेगा। और देवेंद्र फडणवीस जो है, जिसको फिट्स द बिल कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस हर काउंट पर उनके लिहाज से एक लायक कैंडिडेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस का ऑलरेडी मनोमन चयन कर लिया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ फैक्टर्स गिना रहा हूं कि उम्र के हिसाब से एज फैक्टर उनके फेवर में जाता है। वो एक प्रेजेंटेबल अर्बन फेस है, जो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अगर पटल की बात करें तो उस पर भी वो एक बहुत प्रेजेंटेबल फेस है। वो इंट्रीग्स में नरेंद्र मोदी से कहीं भी कम नहीं। जिस तरह के इंट्रीग्स महाराष्ट्र में उन्होंने किए हैं, जिस तरह के इंट्रीग्स आरएसएस चाहता है अपने प्रधानमंत्री से या फिर अपने नेताओं से, उस तरह के इंट्रीग्स भी उन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरह से किए हैं, वो भी उस पर भी वो खरे उतरे हैं। और पॉलिटिक्स के फैक्टर में भी वो काफी स्ट्रांग है। और एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, एक नेता, एक मुख्यमंत्री, बहुत ही कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटिटिव, उस लिहाज से भी उन्होंने अपना मेटल सिद्ध किया है। अब उनके काम की चर्चा हो सकती है, उनका काम सही था, गलत था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर उसको बहुत सक्सेसफुली चलाना, ये भी उन्होंने किया है। उस क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में डिबेट हो सकता है, क्या उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का अपने हाथ में रखने का जो काम उन्होंने किया है, वो भी उन्होंने एबिलिटी अपनी दिखाई है। तो और वो आरएसएस के नजदीकी है, वो नागपुर के हैं। तो सारे फैक्टर्स जो है आज देवेंद्र फडणवीस के फेवर में जाते हैं। आने वाले चाहे अध्यक्ष पद की चुनाव हो या फिर प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लायक कोई कैंडिडेट आज बीजेपी में है, ऐसा मेरी नजर में तो नहीं है। तो मुझे लगता है वो एक चॉइस नैरो डाउन जब चॉइस होगा तो उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे होंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नीलू नहीं, लेकिन चुनाव सिर पर है बिहार के, उसके बाद और भी क्रूशियल स्टेट्स में चुनाव है, और जिस तरीके की रस्साकशी आरएसएस और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है, क्या बीजेपी वाकई में या फिर नरेंद्र मोदी क्या इस तरीके की रस्साकशी अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए कि अगर बिहार के चुनाव से आरएसएस ने हाथ खींच लिया तो क्या बीजेपी वहां जीत जाएगी? कभी नहीं जीत सकती। उसी तरह से बाकी राज्य हैं। तो क्या जो टाइमिंग है, टाइमिंग ये बड़ा अजीब सा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टेट प्रेसिडेंट्स है बीजेपी के, 50% जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि 50% स्टेट्स में कम से कम बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट चुन लिया जाए, जो कि कहा जा रहा है कि चुन भी लिया गया है। तो ऐसे में अब क्या ये टाइमिंग एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई है मोदी जी के लिए? क्योंकि आरएसएस तो इसने इंडिकेट कर दिया है कि वो मोदी और शाह का पत्ता साफ चाहता है, लेकिन मोदी जी अब एक अजीब सी दुविधा में पड़ गए। जी, जो इलेक्टोरल कॉलेज 50% से ज़्यादा, कम से कम 50% तो लोग चुने जाने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसके इलेक्टोरल कॉलेज के लिए ये कंडीशन है, तो हो गई है। और वो सारे के सारे लोग जो है वो आरएसएस के पसंदीदा लोग हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही है। तो जब अध्यक्ष पद चुना जाएगा तो नेचुरल है कि ये सारे जो लोग हैं, जो आरएसएस के अपने चॉइस के लोग हैं, वो अध्यक्ष उसी को चुनेंगे जो आरएसएस चाहेगा। तो यहाँ से अभी शुरुआत तो हो चुकी है। 2029 का जो बदलाव जो भी होना है उसके लिए अध्यक्ष पद से शुरुआत हो गई है। और मुझे लगता है जब चुनाव होगा अध्यक्ष पद का तो उस पर स्पष्ट हो जाएगा कि उस पर आरएसएस का स्टैंप है। अगर उस तरह से नहीं होता है, अगर मोदी और शाह अपने मन का ही अध्यक्ष चुनने में सफल होते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि 2029 में एक बहुत बड़ा टकराव आरएसएस और बीजेपी के बीच में होगा। और आने वाले जो भी चुनाव है, बिहार हो, बंगाल हो, उसमें भी वो स्पष्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि
मोदी जी ये चाहेंगे कि बिहार में, बंगाल में और बाकी सारे जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी की हार हो, क्योंकि बीजेपी की हार होगी तो उसमें मोदी जी की हार है, और मोदी जी अगर हारेंगे तो 2029 के बाद उनका जीवन बहुत कठिन हो सकता है। वो नहीं चाहेंगे, उससे अच्छा है वो चूज करेंगे इस बात को कि 2029 में वो रिटायर हो जाए, और हो सकता है कि इम्यूनिटी लेकर राष्ट्रपति बन जाए, ताकि आने वाली जिंदगी में जो भी उनकी करतूतें अभी तक 30 साल में हुई है, जिसके लिए अपोजिशन की सरकार आने के बाद उनको तकलीफ हो सकती है, उस तकलीफ से वो निजात पाए। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल एग्जिट वो ले लेंगे 2029 में, और हो सकता है कि राष्ट्रपति भी बन जाए और आगे की जिंदगी जो है वो बड़ी आसानी से कट जाए। इस प्लान पर मोदी जी अगर वो सचमुच एक बहुत रियल पॉलिटिक की समझ रखते हैं, तो मुझे लगता है इसी रास्ते पर आगे जाएंगे। अगर वो आरएसएस के साथ टकराव का रास्ता चुनेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आरएसएस के लिए तो हो सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा होगा पर्सनली। जी। नहीं, लेकिन आपके सूत्र जो नागपुर में है वो आपको क्या बता रहे हैं कि इस समय बीजेपी और आरएसएस के बीच की जो दुविधा है वो किस शेप में सामने दिख रही है? क्या दोनों चुप है? क्या वाकई में इसको लेकर एक पैरेलल बातचीत मोदी जी और मोहन भागवत के बीच में चल रही होगी? कैसे ये चीजें डिसाइड होंगी और कितनी जल्दी होंगी? नहीं, डायरेक्ट तो बातचीत नहीं होती है कभी भी, वो बात पहुंचाई जाती है, अपने सूत्रों के द्वारा बात पहुंचाई जाती है। डायरेक्ट तो मोदी और भागवत बात नहीं करेंगे, या फिर अमित शाह और भागवत बात नहीं करेंगे, वो बातें पहुंचाई जाती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पद पर आरएसएस के लोग होते हैं जनरली, जिनको निकाल लेने का एक बीच में आरएसएस ने कहा था कि हम उनको निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी जो होता है वो एक लिंचपिन होता है इलेक्शन के मामले में कम से कम, और ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में वो एक लिंचपिन होता है। तो उसको अगर आरएसएस निकाल दे तो बीजेपी की ताकत कम हो जाएगी, और आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज को निकाल लेंगे। ये जो एक थ्रेट आरएसएस की तरफ से गया है, उसका मतलब ये है कि हम आपको वीक कर सकते हैं, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको हम कमजोर कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को हम निकाल लेंगे। ये इस तरह का एक एक थ्रेटनिंग ये जो पोस्चर में दिल्ली आरएसएस। में बैठक है, ये जो दिल्ली में बैठक है, ये क्या यही संदेश देने के लिए तो नहीं है मोदी जी को, और मोदी जी को अल्टीमेटम दे रहा है एक तरीके से आरएसएस कि भाई हम यहाँ दिल्ली में बैठकर इस तरीके की बैठक कर रहे हैं जिसमें कि हम ये मनन और चिंतन कर रहे हैं? क्या ये एक साफ संकेत भी नहीं आरएसएस दे रहा है? नहीं, वो जो वेन्यू का चॉइस है वो किसी दृष्टि से, इसी दृष्टि से किया गया है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उनके वेन्यूज तो पूरे देश में अलग अलग वेन्यूज पे वो अपनी बैठ के करते हैं। तो ऐसा कोई एक दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी को मैसेज मैसेज तिरुवनंतपुरम से भी जा सकता है, नागपुर से भी जा सकता है, और कलकत्ता से भी जा सकता है। क्योंकि बातें तो जब सामने आती है कि प्रांत प्रचारक बैठक में क्या हुआ, तो मैसेज तो जाएगा ही। तो मैसेज इनडायरेक्टली कन्वे किया जाता है, ये तरीका है आरएसएस का। वो डायरेक्ट तो बात नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली बात कहेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था कि मोदी ने अहंकार की, भागवत जी ने कहा था कि अहंकार की बात की थी, कुछ लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ऐसा कुछ कहा था। तो डायरेक्ट तो नहीं कहा मोदी जी ने, मोदी जी को इनडायरेक्टली कहा, लेकिन मैसेज तो मोदी जी के लिए था, सबको पता था। तो इसी तरह से बात कन्वे की जाती है बीजेपी को आरएसएस की तरफ से, और कभी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से आरएसएस को भी कन्वे की जाती हो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कोई आपस में बात करती नहीं, लेकिन मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं बराबर। आरएसएस क्या चाहता है ये हमेशा ही आरएसएस की तरफ से बीजेपी की तरफ थ्रू उनके मैसेंजर्स ये बात पहुंचाई जाती है। जी। कुल मिलाकर मेरा आखिरी सवाल आपको यही है कि कुल मिलाकर ये जो दो से 3 दिन की जो ये बैठक है प्रांत प्रचारकों की, क्या इसमें मोदी जी का भविष्य तय हो जाएगा? कुछ घंटों में हो सकता है ऐलान हो, या कुछ एक दिन और लगे, लेकिन कुछ ना कुछ फैसला इसमें जरूर बड़ा होने वाला है मोदी जी के भविष्य को लेकर। और मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि एग्जिट बटन या डिलीट बटन जो भी आरएसएस दबाएगा ये पता नहीं, लेकिन कुछ घंटों में या कुछ अगले एक या 2 दिन में ये निर्णय जरूर होगा। जी नीरू जी, आप दिल्ली में बैठी है, शायद आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं कि एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव जो है उसके सिलसिले में ज़रूर कुछ बात पक्की होगी, क्योंकि यहीं से आगे का जो बदलाव होना है 2029 तक, जो भी बदलाव होने हैं वो इसी अध्यक्ष पद के चुनाव से ही होंगे। अध्यक्ष कौन होगा इसके ऊपर आरएसएस और बीजेपी का इंटरप्ले आने वाले 3-4 साल में कैसा रहेगा, और 2029 में एग्जैक्टली कौन
आगे होगा, ये सारा जो है वो अध्यक्ष पद के चुनाव से ही ये सारी बातें शुरू होगी। तो ये बहुत क्रूशियल मैटर है, आरएसएस के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल अभी फाइनली आरएसएस चाहेगा कि हमारे मन का अध्यक्ष हो और हमारे मन का प्रधानमंत्री भी हो, क्योंकि इतने साल हमने जो बीजेपी को सींचा है अपने खून से, वो इसलिए नहीं है कि बीजेपी अपने मन का अध्यक्ष भी चुने और बीजेपी अपने मन का प्रधानमंत्री भी चुने और उसमें आरएसएस को कोई से ना हो। इसको बहुत ज्यादा मतलब अभी वाजपेयी सरकार वाले 6 साल और नरेंद्र मोदी के 15 साल, 21 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि आरएसएस ने अपने मन का अध्यक्ष चुना हो। सिर्फ गडकरी का अगर एक्सेप्शन आप छोड़ दे, उसको भी किस तरह से बीजेपी के अंदर से सैबोटेज किया गया है वो भी आरएसएस ने देखा है। तो हमारे मन का अध्यक्ष भी नहीं हो और हमारे मन का प्रधानमंत्री भी नहीं हो, ये अभी इसके बाद नहीं चलेगा। इस मानसिक अवस्था में आरएसएस पहुंच गया है और अगर बीजेपी उस बात को अनदेखा करता है, अनसुना करता है, तो 2029 में बीजेपी को उसका फल भुगतना होगा जिस तरह से 2024 में उन्होंने भुगता है। नीलू, चलिए विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।